आपका स्वागत है हमारे सेकंड सेशन में। इस प्रीलिम्स फ्रेंडली सेशन या फिर मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स स्पेशल सेशन में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई सेक्शन है तो वो वही है, दैट इज़ मनी, बैंकिंग एंड आरबीआई। दिस इज़ द मोस्ट प्रीलिम्स फ्रेंडली टॉपिक। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये पूरा सेशन होगा इट विल बी फोकस्ड अपॉन जस्ट प्रीलिम्स। ये आपके ऑल द ईयर जो आपने पूरी तैयारी की उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इट इज़ बेसिकली एक तरीके का आपके रिवीजन सीरीज़ है, आपके लिए एक तरीके का मैं कहूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन सीरीज़ है। इसमें हम एक फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, एक डिफरेंट फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं जिसमें हम टी टॉपिक्स एंड ट्रैप्स पे डिस्कस करते हैं। सी यूपीएससी का सिलेबस जो है इट इज़ मेड आउट ऑफ मेनी टॉपिक्स। उन टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अगर एनालाइज करेंगे तो सम टॉपिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन टॉपिक्स का डिस्कशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शायद अभी के टाइम जब आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नियर है, सो वी आर मोस्टली फोकस्ड अपॉन दोज टॉपिक्स। बट सिर्फ टॉपिक से बात नहीं बनती, क्योंकि यूपीएससी का एक अलग ही फ्लेवर है उन टॉपिक्स के साथ, और उन फ्लेवर्स के हिसाब से वो ट्रैप्स जनरेट करता है, जाल बिछाता है आपके लिए, जिसमें आप एलिमिनेशन अगर आप करेंगे नहीं एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देन आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस दीज टू थिंग्स इन आवर क्लास सीरीज। एज आई सेड, इट इज़ अ वेरी वेरी हाई वैल्यू सीरीज़। इसका हर एक सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो कभी ना कभी या तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुए टॉपिक्स हैं या they are very important and they can come in prelims. Okay, so let's start. सबसे पहले हम सेशन मैप डिस्कस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सेशन मैप इटसेल्फ। दिस इज आवर सेशन मैप। हमारा पूरा जो ये सेशन 2 है इट विल बी फोकस्ड अपॉन दीज मेजर टॉपिक्स। विल स्टार्ट इन मनी एंड क्रेडिट। उसमें बार्टर, फियात, बैंक, करेंट, फियात करेंसी, बैंक करेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। देन एग्रीगेट्स, मनी एग्रीगेट्स, देन क्रिएशन ऑफ मनी, कि मनी कैसे बनता है, हाउ डज मनी क्रिएटेड इन इकोनॉमी। देन उसके साथ जब मनी को हम समझ लिए उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पे जाएंगे कि भाई इस मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस फ्लो को कैसे क्यों कंट्रोल किया जाता है, कौन से टूल्स हैं, कौन से पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उनको हम समझेंगे। एंड देन वंस वी आर डन विद इट हम आरबीआई तक पहुँचेंगे। RBI, the king of it all, the king of money, RBI, king of banking in India is RBI. अस RBI को डिस्कस करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। RBI itself, it has to be, it's an organization, it's a very important organization. And then monetary policy bureau, bank board bureau, अब bank board bureau change हो गया है, we'll try to understand that as well. इसको डिस्कस करेंगे। And then after that, once we have discussed the RBI, अब बैंक्स का टर्न आता है। then we'll discuss the banks, various types of banks. ये मतलब अगर मैं कहूँगा तो इट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव, एक टाइप का मतलब एक खजाना है यूपीएससी के PYQs का, और उसमें हम RRB, कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशियल बैंक के बीच में डिफरेंसेस, इन में कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड फॉरेन बैंक, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन पे डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में विल एंड एट डिजिटल बैंकिंग। विल डिस्कस E-Rupee, CBDC, RTGS, NEFT के अलग अलग ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स। आपको यू आर वेरी वेल, आप काफ़ी पढ़ते होंगे इनके बारे में, देखते होंगे डे टू डे में NEFT, RTGS, UPI, बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज़ जो यूपीएससी इसमें पूछ सकता है, एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो हम लेट्स स्टार्ट विद मनी एंड क्रेडिट एंड लेट्स स्टार्ट विद एवोल्यूशन ऑफ मनी। बट बिफोर एवोल्यूशन ऑफ स्टडिंग एवोल्यूशन ऑफ मनी, एक छोटा सा टॉपिक जो है हम डिस्कस कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है। दैट इज यूपीआई क्रिएटिंग मनी? हाउ इज मनी गेटिंग क्रिएटेड इन इकोनॉमी? बिफोर अंडरस्टैंडिंग मनी हम अपने डे टू डे अफेयर्स में समझते हैं कि हाउ इज मनी गेटिंग क्रिएटिंग इन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूपीआई का ट्रांसफ़र करते हैं, ओके, सो इज दैट क्रिएशन ऑफ मनी? बट हमें ये भी बताया गया कि बैंक्स क्रिएट द मनी, सो यूपीआई का ट्रांसफर कैन बी अ क्रिएशन ऑफ मनी। सो नो, यूपीआई क्रिएशन ऑफ मनी इज नॉट क्रिएशन, यूपीआई का ट्रांसफर इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ मनी, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, इट इज नॉट पर्टिकुलरली क्रिएटिंग मनी।
सिर्फ ये एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होने लगता है। बट बैंक्स डिफरेंट मेथड से मनी क्रिएट भी करते हैं। लेंडिंग के थ्रू बैंक्स डू क्रिएट मनी, उसको हम मनी क्रिएशन में पढ़ेंगे। देन प्रिंटिंग ऑफ मनी इज ऑफ कोर्स क्रिएशन ऑफ मनी इटसेल्फ। एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब क्रिएशन पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि मनी मल्टीप्लाई क्या है, कैसे मनी मल्टीप्लाई होता है इन द इकोनॉमी। ओके, we'll get into the deeper details of these topics, but before that let's actually start how money evolved, यानी मुद्रा का विकास। अब देखिए, these are the various steps in the evolution of money, पर हम इसे फैक्ट्स के एक बंडल के रूप में नहीं पढ़ेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या था प्रॉब्लम पहले स्टेप में, जिस प्रॉब्लम को नेक्स्ट स्टेप ने सॉल्व कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब अपने आदान प्रदान कर रहे हैं, आप एक दूसरे को, आप चीज़ों का, पदार्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं, दैट इज बार्टर सिस्टम, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेन देन कर रहे हैं, ये सबसे इजी और बेसिक सिस्टम है। मतलब ये इतना इजी है कि शायद आप जब स्कूल में होंगे तो आप कभी पेन देते होंगे अपने दोस्त को और वो आपको उसके बदले के हो सकता है रबर दे देता होगा, कटर दे देता होगा, पेंसिल दे देता होगा। सो इस तरीके का सिस्टम हमारा चलता ही था हमेशा से। देन दिस सिस्टम इज़ अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, पर इसके एक बेसिक प्रॉब्लम है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम ये बोलता है कि भाई देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिसमें आप वीट देते हैं किसी को, मतलब गेहूं देते हैं, और गेहूं के बदले आपको कपास यानी कॉटन मिलता है। अब इसमें एक बेसिक इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, वो है कि मुझे गेहूं किसी को देना है और किसी को गेहूं की ज़रूरत है, और वो कपास मुझे दे रहा है, मुझे कपास की ज़रूरत है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स मिलने चाहिए इसमें, और अगर नहीं मिलेंगे तो इकॉनमी फेल हो जाएगी, मतलब दैट ट्रांजैक्शन विल फेल। एंड जब इकॉनमी बड़ी होने लग जाती है तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। दैट्स वाई बार्टर सिस्टम जो था उसका मेजर प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देन इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकल के आता है कि चलिए एक काम करते हैं, बॉन्ड्स का ही तो प्रॉब्लम है ना, तो एक कमोडिटी पे हम लोग सेटल कर लेते हैं, एक कोई पदार्थ पे हम सेटल कर लेते हैं कि चलो भाई इस पदार्थ पे रहेंगे कि भाई मुझे भी ये कमोडिटी चाहिए, तुम्हें भी ये कमोडिटी चाहिए, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे उस कमोडिटी में कि चलो भाई 1 किलो गेहूँ इज इक्वल टू 4 कौड़ी। कौड़ी मीन्स वो सीपियाँ होती है, दैट वॉज कंसिडर्ड वेरी प्रेशियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसे समझा जाता था पहले के टाइम में। कॉफ़ी भी था, गोल्ड भी था, एंड अगर हम अब वैदिक सिविलाइजेशन में जाएंगे तो गाय का इंपॉर्टेंस बहुत आता है। देन इससे हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि ये फंजेबल हो गया कि भाई अब ये डिवाइड किया जा सकता है कि अगर आपको गेहूं चाहिए, आधा किलो गेहूं इज इक्वल टू 2 कौड़ी, सिंपल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। भाई अब सबको हम एक ऐसे ही कमोडिटी पे सेटल होंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, जैसे हमने गोल्ड और कॉफ़ी हम बोल रहे हैं। बट इट हैड सम प्रॉब्लम्स। इट वॉज फर्स्ट, जैसे जैसे इकॉनमी बड़ी होती जाती है वी विल नीड टू मेक बिगर ट्रांजैक्शंस, बड़े ट्रांजैक्शन करने होंगे और हमें और हैवी मतलब सामान हमें ज़्यादा लेके इन कमोडिटीज़ को ज़्यादा कैरी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कि चलिए 1 किलो गेहूं के लिए तो ठीक है 4 कॉफ़ी है, 100 किलो गेहूं चाहिए हो तो देन इट माइट हैपन कि धीरे धीरे करके हमें एक बोरी कॉफ़ी लेके जाना पड़े, एंड इट विल बिकम वेरी हैवी एंड नॉट वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम हियर एंड देयर, तो ट्रेड मुश्किल होगा। सेकेंड, पेरिशेबल। भाई आप ट्रेड करने गए, अरब रूट से ट्रेड करने गए, आपके शिप में चूहे जो हैं या फिर सड़न की वजह से कॉफ़ी ख़राब हो गया तो आपकी करेंसी तो ख़त्म हो गई, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। एंड देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड। भाई कॉफ़ी की भी क्वालिटी होती है कि भाई एक हाई क्वालिटी एक लो क्वालिटी है, कौन डिसाइड करेगा इसका स्टैंडर्ड, कौन डिसाइड करेगा कि ये वाला गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड है, वो वाला गोल्ड प्योर गोल्ड है, क्योंकि उसमें तो मिक्सिंग भी हो सकती है। दिस वॉज द प्रॉब्लम विच हैपेंड विद कमोडिटी मनी। तो हमने अब डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं यार, कमोडिटी मनी में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करते हैं ना, वी मूव टू मेटल। मेटल क्या है, अब ये पेरिशेबल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेटल से। एंड फुल बॉडीड कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन मतलब जो भी उसका पदार्थ उस मेटल को बनने में, उस कॉइन को बनने में लगा है, उसकी जो वैल्यू है
वो उसके टोटल वैल्यू, मतलब आई मीन टू से कि इफ़ यू हैव अ गोल्ड कॉइन है, लेट्स टेक ए इंस्टेंस ऑफ गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन 10 ग्राम का है, तो वो 10 ग्राम का जो वैल्यू होगा उस टाइम का गोल्ड का, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, सिंपल। अब मेटल फुल बॉडीड कॉइन है, मेटल फुल बॉडीड कॉइन में अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये एक स्टैंडर्ड के रूप में इट कम्स आउट टू बी स्टैंडर्ड एंड इट इज़ पोर्टेबल। अब हम यहाँ से वहाँ उस कॉइन को लेके जा सकते हैं। बट देयर केम अनदर प्रॉब्लम विद दिस मेटल, एंड इस प्रॉब्लम का एक लॉ के रूप में निकल के आता है, दैट इज नोन एज ग्रेशम्स लॉ। जो ये फुल बॉडीड कॉइन है, बेसिकली इसमें ये ग्रेशम्स लॉ एक्टिवेट हो जाता है। लेट्स टेक एन इंस्टेंस, ग्रेशम लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब उसका एक इंस्टेंस लेते हैं कि अगर पहले सरकार ने, किसी एक पर्टिकुलर सरकार ने गोल्ड कॉइन निकाला, ठीक है, गोल्ड कॉइन को निकाला। अब क्या हुआ कि सरकार का धीरे धीरे सरकार वीक होती गई, वो पर्टिकुलर राजा वीक होते गया। अब वो गोल्ड कॉइन के बजाय सिल्वर कॉइन निकालने लगा, तो सिल्वर कॉइन बिकम्स बैड मनी, ठीक है। सिल्वर कॉइन बिकम्स बैड मनी। अब दिस बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी। कैसे? अब चलिए इमेजिन करते हैं, आप ही थे उस टाइम पे, आप उस सरकार में वर्क कर रहे थे, आप उस सरकार में इन दैट पर्टिकुलर किंगडम यू वर देयर एज अ सिटीजन, एंड आपको दिखा कि भाई चलो सिल्वर कॉइन आ गया एंड गोल्ड कॉइन आ गया, तो मैं क्या करता हूँ कि सिल्वर कॉइन को मार्केट में डाल देता हूँ, गोल्ड कॉइन को जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड कॉइन ज़्यादा वैल्यूएबल है, इट इज़ गुड मनी। गुड और बैड जो होता है ना, इट इज़ अ परसेप्शन। तो लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं, दे कंसिडर इट एज गुड मनी, तो ऑटोमेटिकली इट विल ड्राइव आउट बैड मनी, विल ड्राइव आउट गुड मनी। दैट इज व्हाट ग्रेशम्स लॉ सेज। और धीरे धीरे एक और प्रॉब्लम आने लगी कि एज इकोनॉमी वाइडन्स अप, एज इकोनॉमी बड़े होते गए, कि कमोडिटी की कमी है, आप कितना गोल्ड निकाल लोगे, आपकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में बढ़ रही है, यू कैन नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड, एंड देन इन्फ्लेशन जो है वैल्यू भी घटाते रहता है मनी की, सो वी कुड नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ कमोडिटी, तो वी थॉट दैट व्हाई नॉट हैव टोकन करेंसी, जो आप जेब में नोट रखते हो, दैट इज नोन एज टोकन करेंसी, पेपर करेंसी। अब पेपर करेंसी की वैल्यू कहाँ से आती है, पेपर करेंसी का ट्रस्ट कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से। कैसे? आपकी करेंसी में देख लीजिए लिखा होगा, मैं धारक को फलाना फलाना रुपया देने का वादा करता हूँ, इस पर साइन होता है। किसका साइन होता है ज़रा देखिएगा, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है इन द करेंसी। सो एंड इन स्मॉल नोट्स, दैट इज 1 रुपी नोट्स, वी हैव द साइन ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिक्री से जो मनी जनरेट होता है उसको बोलते हैं फियात मनी, मतलब गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे दैट मनी इज बीइंग यूज्ड, दैट इज नोन एज फियात मनी। अब ट्रस्ट के साथ साथ अगर गवर्नमेंट उसको लीगली इन्फोर्स करती है, दैट इज नोन एज लीगल टेंडर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फियात मनी एंड लीगल टेंडर, ठीक है। अब इसको समझिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉलर। डॉलर फियात मनी है। फियात मनी क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट डिक्री, पर इंडिया में इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। यू कैन नॉट फोर्स एन इंडिविजुअल टू पे यू और टू एक्सेप्ट डॉलर। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो डॉलर एक्सेप्ट करे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, पर इंडियन रुपी इज फियात मनी, लीगल टेंडर इट्स। देन इस एवोल्यूशन की नेक्स्ट कड़ी पे comes out to be bank money. Bank money is different from token money because bank money exists. Bank money सिर्फ exist करता है बैंकों के अकाउंट में। एक्चुअल में शायद वो करेंसी के रूप में अवेलेबल ना हो, एंड वो कैसे मुमकिन हो पाता है, वो हम पिछले स्लाइड में हम उसका एक ट्रेलर देख चुके हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी। बैंक मनी को क्रिएट करते हैं, बैंक अपने खाते में मनी को डालते हैं, दे क्रिएट न्यू मनी, दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो दैट इज बैंक मनी। इसमें यही है कि ये एक बैंक एंट्री के रूप में रखता है, और जब यही एंट्री धीरे धीरे डिजिटल हो जाता है, नए नए टेक्नोलॉजी इसका यूज़ करता है, देन वी कम टू द डिजिटल करेंसी। बट प्लीज टेक केयर कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन और बहुत सारे आप जो क्रिप्टो करेंसी सुनते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली डिजिटल करेंसी इन इंडिया। इंडिया में बिकॉज उसको गवर्नमेंट डिक्री नहीं मिली हुई है,
गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा पारित नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, इस वजह से इसे एक एसेट के रूप में देखा जाता है। इट इज़ नोन एज एन एसेट। ये बिल्कुल भी करेंसी नहीं है। बट एक और नया कंसेप्ट अब आया है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी ई रूपी भी कहते हैं। दैट कम्स आउट टू बी एक्चुअली डिजिटल करेंसी। इसको हम आगे के स्लाइड्स में बहुत डिटेल में समझेंगे। बट फॉर नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट डिजिटल करेंसी इन इंडिया। इंडिया में यह फियाट मनी या लीगल टेंडर नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हम मनी को देख चुके हैं, मनी कैसे इवॉल्व होता है। बट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्रीगेट्स ऑफ मनी क्या होता है। एग्रीगेट्स मीन्स अ बंडल, एक ग्रुप ऑफ, जब मनी को, अब देखिए हर एक मनी के कई प्रकार होते हैं इकोनॉमी में। मनी एंड कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल मनी कैसे स्टोर्ड है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल आपके हाथों में जो करेंसी है वो भी मनी है। देन इफ इट इज़ इन द बैंक्स इट इज़ ऑल्सो मनी। इफ इट इज़ इन द फिक्स डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स इज ऑल्सो इन मनी, बिकॉज वो भी पैसे का एक फॉर्म में स्टोर्ड है मनी। बट हर एक मनी एक जैसा नहीं होता। आप तुरंत से अपने हाथ में जो रखा हुआ पैसा है वो तुरंत खर्च कर देते हो। कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, वो मैल वही है जो आपके वॉलेट पे पड़ा हुआ है, वॉलेट पे रखा हुआ है, तुरंत खर्च हो जाता है, तुरंत निकल जाता है वो, इसलिए उसे मेटाफर की तरह से मैल कहा जाता है। बट एनीवेज, तो दैट कम्स आउट टू बी वेरी लिक्विड, काफ़ी लिक्विड है, काफ़ी तरल है, तुरंत जो है फिसल जाता है पैसा। तो तरलता के आधार पर मनी को, टाइप्स ऑफ मनी को या मनी के फॉर्म्स को RBI देखता है, दैट इज नोन एज एग्रीगेट्स। एक बंडल बना के रखता है कि भाई मनी का स्टेटस क्या है इकोनॉमी में, उसको समझने के लिए वी सी वेरियस मनी एग्रीगेट्स। इसके और डिटेल में हम इस क्लास में नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ मनी क्या है। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI। ठीक है ना, बैंकों के कुछ डिपॉजिट्स होते हैं RBI के पास, दैट इज नोन एज M0। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी। ठीक है ना, रिजर्व बैंक से रिजर्व मनी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बिकॉज इसी मनी के आधार पर वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी कम्स फॉरवर्ड। देखिए आप समझेंगे कि M1, अब देखिए अगर हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी ऊपर नीचे होता है तो इकोनॉमी में मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ता है या कम होता है। क्रेडिट क्रिएशन में हम बहुत डिटेल में इसको और अच्छे से समझेंगे। देन M1 क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, जो लोगों के हाथ में जो पैसा है, एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसा भरा हुआ है, दैट कम्स आउट टू बी M1। देन अगेन इफ यू मूव फॉरवर्ड, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट M1 के साथ अगर देखा जाए तो दैट कम्स टू बी M2। एंड M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट मतलब FD, फिक्स डिपॉजिट RD, मेनली फिक्स डिपॉजिट RD। एंड ये मनी के सप्लाई को भारत देश में RBI इसको मनी सप्लाई के प्राइमरी मेजर के रूप में देखता है। ठीक है, कि करेंसी कितना मनी सप्लाई में है मार्केट में, अगर इसको समझना होता है RBI को, इट ओनली लुक्स फॉरवर्ड फॉर M3, इसको याद रखिएगा। एंड लास्ट में M4, इट इज़ द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट, दैट इज अनदर फॉर्म। इसको आपको याद रखना होगा कि M1, M2, M3 में क्या क्या होता है। दैट आई हैव रिटन रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। M3, M1 इज नैरो मनी, M3 इज ब्रॉड मनी। ठीक है, इसी से रिलेटेड UPSC 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि मनी कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए हम चलिए इमेजिन करते हैं कि बैंक A में वी गेट अ डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज। ओके, एंड बैंकों को कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशियो के रूप में या रिजर्व के रूप में RBI के पास रखना होता है। एंड लेट्स टेक एन इंस्टेंट कि ये 40 रुपये, 1000 में 40 रुपये हैं, क्योंकि अभी CRR की वैल्यू 4% है। ठीक, तो हमारे पास लेंडिंग के लिए जो अमाउंट बचा बैंक के पास वो क्या होगा, 960 रुपये। एंड बैंकों का काम क्या होता है, वो तुरंत लेंडिंग करते हैं। जैसे ही उनको पास पैसा आया
वो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं. व्हाट दे विल डू, दे विल लेंड टू समवन, एंड लेंडिंग से जो इंटरेस्ट आएगा वही उनकी कमाई है. जैसे ही लेंडिंग होगा तो वो लेंडिंग का अमाउंट जो है किसी एक इंडिविजुअल को जाता है, एंड वो इंडिविजुअल किसी कोई चीज़ उसके खर्च करेगा, कुछ खरीदेगा. लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि एक फार्मर के पास वो पैसा आया, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर वाले ने वो पैसा फिर से बैंक में सेव किया. तो इस 1000 रुपये का कितना अमाउंट वापस बैंक बी में से हुआ? 960 रुपये. अगेन वो चक्र चलेगा क्रेडिट क्रिएशन का. 38.44% इसमें से निकाल दिया, 921.6 ये पैसा बचा. अगेन वो किसी और को लोन में देगा, वो फिर उसको जमा करेगा, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन. हम एक आइडियल केस ले रहे हैं. हम इस इंस्टेंस में ये नहीं ले रहे हैं कि भाई किसी के पास पैसा आया तो उसने वो बैंक में जमा करने के बजाय जेब में रख लिया. मतलब जेब में रख लिया मतलब अपने घर में उसको सेफ रख लिया, उसने उसको कहीं पे भी मार्केट में नहीं डाला. वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं जिसमें बैंकिंग 100% है, एवरीबडी हैज़ बैंक अकाउंट. तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये चक्र चलते जाएगा, क्रेडिट चक्र चलते जाएगा. तो अगर हमें इसे प्लस करना पड़ेगा, वी विल ऐड इट ऑल, बिकॉज दिस इज द मनी इन द बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम में 1000 प्लस 960 प्लस ऐसे ऐसे प्लस करेंगे तो वी विल सी द जो टोटल मनी बैंकिंग क्रिएशन में है, सॉरी टोटल मनी जो बैंकिंग सिस्टम में है, दैट कम्स आउट टू बी 25,000 रुपीज़. आप इसे पूरा प्लस करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि टोटल मनी क्रिएटेड, मतलब इनिशियल डिपॉजिट आपने 1000 रुपये था और बैंकों ने उस 1000 रुपये से 25,000 बना दिया. दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन. लेंडिंग का जो साइकिल चलता है उस चक्कर से. एक्चुअल में मनी करेंसी के रूप फॉर्म में वो मनी नहीं है. यही मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी में बता रहा था कि बैंक के जो डिपॉजिट है, बैंक मनी इज डिफरेंट फ्रॉम पेपर करेंसी या टोकन करेंसी, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ मनी मल्टीप्लायर. मनी को मल्टीप्लाई कर, मुद्रा गुणांक, मनी मल्टीप्लायर. और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब रिजर्व मनी जो RBI के पास है. इस केस में 4% है तो 0.04, एंड इट कम्स आउट टू बी 25. तो आइडियल केस में 1000 रुपये 25 गुना इकोनॉमी में हो सकता है अगर आपका CRR 4%. दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. बट क्रेडिट क्रिएशन जो है इकोनॉमी में बढ़ता और कम होता है. किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, उसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर CRR बढ़ा, CRR क्या है? मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है CRR के. मतलब अगर CRR बढ़ेगा तो MM कम होगा, CRR कम होगा तो MM बढ़ेगा, मतलब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा. ये बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है. तो अगर CRR बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा. अब मनी मल्टीप्लायर कम होने का मतलब क्या होगा कि मनी का सप्लाई जो है इकोनॉमी में, जो मनी का सप्लाई है वो घटेगा. और जब मनी का सप्लाई इकोनॉमी में घटेगा, अब लोगों के पास कम पैसे हैं इकोनॉमी, मतलब डिमांड भी घटेगी, मांग घटेगी इकोनॉमी में. भाई आपके पास चाहिए, पैसे ही नहीं है तो आपके पास मांग इकोनॉमी में कम हो गई, और मांग अगर कम हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी. क्यों? लोग खरीदेंगे नहीं. प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होता है, तब प्राइसेस बढ़ते हैं. अब अगर हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था अबाउट इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. दिस इज द बेसिक लेवर. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकता है इकोनॉमी के डिमांड को. एंड सिमिलरली इसका उल्टा, अगर CRR डाउन होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इस तरीके से वी आर पुशिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी एंड ग्रोथ विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी. ओके, इससे रिलेटेड 2 PYQ भी आ चुके हैं इन द पास्ट. मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज व्हेन CRR डिक्रीजेज, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. एंड सिमिलरली एक और PYQ हम देख लेते हैं कि बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, बैंकिंग हैबिट जब पॉपुलेशन की बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा. ये ट्रू है, बिकॉज हमने एक बेसिक कंसिडरेशन हमने देखा था कि लोग बैंकिंग कर रहे हैं. अब इमेजिन करिए कि इसी साइकिल में हम अगर देखें, अगर इस साइकिल को ब्रेक कर दिया जाता, बैंक डी के बाद जिसे भी लोन में पैसा मिला है उसने उसे वापस बैंक में जमा करने के बजाय, बैंक ई में जमा करने के बजाय, ऑफ कोर्स जब व्हेन ही गेट्स द लोन, ई में जमा करने के बजाय वो उसे अपने घर पे रख लेता है. ठीक है ना? तो बैंकिंग हैबिट नहीं है, ही इज़ नॉट यूजिंग द बैंक, एंड समहाउ इट इज़ नॉट रीचिंग द बैंक.
तो अगर लोग बैंकों का इस्तेमाल कम करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली इफेक्ट होगा एंड उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी का इफेक्ट होगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। और यही पूछा था बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर बैंकिंग हैबिट पॉपुलेशन की बड़ी होगी तो मनी मल्टीप्लायर सर्टेनली बढ़ेगा, बिकॉज आइडियल कंडीशन में वो 25 गुना नहीं होगा। हर कोई बैंकिंग नहीं यूज़ करता और वो 25 गुना नहीं होगा, तो वो थ्योरेटिकली 25 टाइम्स है मनी मल्टीप्लायर इन दैट केस, लास्ट केस में जो हमने देखा, बट इन एक्चुअल वो 25 से थोड़ा कम होगा। ठीक, नाउ भाई आपने क्रेडिट क्रिएशन समझ लिया और मॉनेटरी पॉलिसी, हमने मॉनेटरी पॉलिसी समझने की भी कोशिश की कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर का कंट्रोल करके मनी का सप्लाई घटाना और बढ़ाना किया जाता है। दैट इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांसमिशन, कि किस तरीके से आरबीआई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, कैसे मनी का सप्लाई कंट्रोल किया जाता है। एंड मनी का सप्लाई बेसिकली कंट्रोल किया जाता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट, रेपो रेट। सी, हमने डिस्कस किया था कि बैंक्स जो होते हैं दे क्रिएट मनी, दे हैव अ लार्ज चंक ऑफ मनी, बहुत बड़ा मनी का सप्लाई उनके हाथ में होता है। अब इस सप्लाई को जब घटाया बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है इकोनॉमी में चेंज जाएगा। और ये कैसे चेंज होगा, कैसे आरबीआई इसको करता है, वो अपने रेपो रेट के डिसीजन से करता है। एंड व्हाट इज दिस रेपो रेट? रेपो रेट एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जिससे बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं कि भाई तुम्हारी रेपो यानी रेपुटेशन, जस्ट नेमोनिक के रूप में हम इसे देख रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो चलिए हम आपको पैसे देते हैं एट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। पर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में है तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में क्यों मिलेगा उसे? लाइक आपको भी अगर पैसे लेने होते हैं किसी से तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी में रखना होगा, आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल जमा करना होगा और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है। एंड बैंकों के पास हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। आरबीआई ने एक मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो एसएलआर के रूप में आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखना होगी। आप चाहें तो जितनी आपने एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है उससे ऊपर भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं फॉर लोन्स एंड ऑल। एंड अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको मैं रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट पे पैसा दूंगा। दैट बिकम्स द प्राइमरी इंटरेस्ट रेट इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये रेपो रेट भाई बैंकों को जिस रेट में इंटरेस्ट मिल रहा है उसी के आधार पर बैंक जो है लेंडिंग रेट डिसाइड करेंगे, बैंक लेंडिंग रेट डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? तो हमें एक बैंकिंग लेंडिंग रेट जो है रेपो रेट के बाद बैंकिंग लेंडिंग रेट, अगर रेपो रेट बढ़ा तो बैंक लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे। देन अगर बैंक लेंडिंग रेट में कोई चेंज आता है तो वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी भी सेट कर देगा कि भाई आपको कितने में क्रेडिट मिलेगा, आपको कितने परसेंटेज में क्रेडिट मिलेगा। और उस क्रेडिट के आधार पर उस क्रेडिट के आधार पर यह भी डिसाइड होगा कि आपकी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना कंजम्पशन होगा। एंड ये ऑटोमेटिकली जितना इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन होगा वो डिमांड सेटल कर देगा एंड डिमांड के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन। ये चेन है आपका, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन चेन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन चेन, ओके। अब अगर रेपो गिरती है इकोनॉमी में, मतलब सरकार ने, अगर रेपो को हम बेसिक समझे तो सरकार ने यानी आरबीआई ने डिसाइड किया कि मैं कम इंटरेस्ट रेट में पैसे दूंगा, तो क्या हुआ? इट बिकम्स इजी मॉनेटरी पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी। मनी चीप हो जाता है, सस्ते में आपको क्रेडिट मिल जाता है और इसी का दूसरा नाम है डविश इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाता है। तो उससे क्या होगा? इवेंचुअली इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव इजी मनी, there is lots of demand in economy, okay? then अगर रेपो रेट को बढ़ाया गया, मतलब आरबीआई ने डिसाइड किया कि मैं हायर इंटरेस्ट रेट में आपको पैसे दूंगा, तो इट बिकम्स टाइट, मतलब आप पैसे सक इन कर रहे हो इकोनॉमी से, वी आर ट्राइंग टू पुल आउट मनी।
बिकॉज लोग जो हैं इवेंचुअली क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, रेपो रेट बढ़ा तो बैंकिंग लेंडिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कम हो जाएगी एंड इमीडिएटली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी इकोनॉमी से एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं टाइट इकोनॉमिक पॉलिसी या रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डियर इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसे हॉकिश इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, दिस रेपो रेट इज थ्रू विच आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉरिडोर है, सबसे नीचे रेपो रेट है, वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है जिसमें आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने एसएलआर से ऊपर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, या फिर आपके पास एसएलआर की में जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसको आप यूज़ करना चालू कर देते हैं, तो आरबीआई इमरजेंसी लोन तो देगा पर हायर इंटरेस्ट रेट में देगा, क्योंकि आपको किसी एक स्टिपुलेटेड अमाउंट को, एक आपको अमाउंट सेट किया गया था कि आपको इतना ही परसेंटेज आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना होगा, पर आपने उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एमएसएफ पे, मतलब यू डू नॉट हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपको एमएसएफ पे पैसे मिलेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे। और दूसरा एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आरबीआई आपके पैसे रखेगा एंड आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, एंड दैट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी। और इसी को हमने यहाँ पे देखना था कि एसडीएफ जो है रिवर्स रेपो का उल्टा रिवर्स रेपो, उसको एसडीएफ ने रिप्लेस कर दिया है अप्रैल 2022 में। सो नाउ एसडीएफ इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसी को मैंने लिखा है कि बैंक्स पार्क मनी विद द आरबीआई। इसमें कोई कोलैटरल, अब आरबीआई कोई कोलैटरल तो देगा नहीं उस पैसे को रखने के लिए, बिकॉज आरबीआई खुद में ही ट्रस्ट है। कोलैटरल इज फॉर ट्रस्ट। भैया आपको कोई चीज़ गिरवी इसलिए रखनी होती है बिकॉज आपको इस्टेब्लिश करना है अपना ट्रस्ट, तो आरबीआई को इस्टेब्लिश करने की क्या आवश्यकता है, देयरफॉर नो कोलैटरल इज यूज्ड हियर, दिस इज नोन एज। ऐसा एक्चुअल में आइडियल कंडीशन तो एक्चुअल में होती नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, तो वो चेन कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है। वाई डज दिस चेन ब्रेक, कि भाई रेपो रेट में चेंजेस आए तो वो क्यों डिमांड में नहीं दिखते। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक अ कंडीशन कि आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया, बैंक ने अपने लेंडिंग रेट्स को चेंज किया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स को MCLR को चेंज किया, पर ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को इफेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैंक्स में रिजिडिटी है, मतलब बैंक्स के पास तो, बैंक को तो क्या बोलते हैं, उनको लेंडिंग रेट और रेपो रेट में चेंजेस दिख गए, बट वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो FD रेट या सेविंग्स इंटरेस्ट रेट को नहीं हटा रहे हैं। क्यों? बिकॉज बैंक डू नॉट रिड्यूस इट। ये एक हो सकता है बैंक्स अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं ला रहे हैं, दैट कैन बी वन केस, या फिर अगर बैंकों ने चेंज ला भी दिया लेकिन एग्रीगेट डिमांड में फिर भी चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई लोन ले नहीं रहा है, इकोनॉमी में किसी तरीके का सेंटिमेंट, किसी भी तरीके का सेंटिमेंट ब्रेक हो गया है। क्यों? कोई इकोनॉमिक रिस्क चल रहा होगा, मे बी देयर माइट बी सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिस्क चल रहा होगा इकोनॉमी में, या सेंटिमेंट वीक होगा। लाइक आफ्टर कोविड देयर वाज अ प्रॉब्लम, सेंटिमेंट रिस्क हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि भाई बिजनेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो नोबडी वाज टेकिंग लोन सस्ते थे बट नोबडी वाज रेडी टू टेक इट। या वीक बैलेंस शीट है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है। अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों का बहुत ज़्यादा होगा तो बैंक विल नॉट बी रेडी टू गिव लोन्स। अगर उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, रेपो रेट पे भी मिल रहे होंगे लोन्स, तब भी वो देने के लिए रेडी नहीं होंगे, बिकॉज उनका ऑलरेडी NPA बहुत ज़्यादा है, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पिछले उनके उधारी खाली नहीं हो रहे हैं। दैट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। या फिर भाई रेपो रेट तो ठीक है बट गवर्नमेंट खुद में ही लोन ले रही है, गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर लोन। भाई बैंक, इट्स द मनी सप्लाई। अगर वो सप्लाई एक पानी के बहाव की तरह है, अगर उस बहाव से ज़्यादा पानी खुद गवर्नमेंट रखने लग जाएगी तो उसका क्या आउटकम मिलेगा इकोनॉमी में, दैट विल बी अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि कैसे ये चेन ब्रेक होता है। देन हम स्टरलाइजेशन वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं। इस इकोनॉमी में देयर इज एन एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व एज वेल।
हर इकोनॉमी में एक एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व होता है। एंड लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि फॉरेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है किसी इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इनपुट आया, बहुत सारी कंपनियां बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो गया बिकॉज कुछ रीजंस ऐसे हैं कि इंडिया हैज़ बिकम वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बहुत ज़्यादा फॉरेक्स इन्फ्लो आया। इट साउंड्स वेरी गुड कि फॉरेक्स इन्फ्लो अच्छा है, तो लेकिन डिमांड बढ़ेगी, और आपको भी पता है जैसी डिमांड बढ़ती है इन्फ्लेशन बढ़ती है। देयर इज़ लॉट ऑफ इंजेक्शन, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, देयर इज़ लॉट ऑफ इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। अब उस इंजेक्शन को हमें स्टेबल रखना पड़ेगा। ज़्यादा आना अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए हमेशा। आरबीआई को स्टेबिलिटी पसंद है, आरबीआई को वोलेटिलिटी, तेज़ उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, उसको स्टेबिलिटी पसंद है। किसी भी इकोनॉमी को क्योंकि स्टेबिलिटी पसंद होती है, तो व्हाट इट विल डू कि वो तुरंत ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के खरीद फरोख्त के थ्रू वो आपके इंजेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, या अगर बहुत पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको भी वो कंट्रोल कर लेगा। एंड दैट इज़ नोन एज आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो काफ़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने लग जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली जो पैसा मार्केट में नया आया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आरबीआई के पास, एंड नेट इफेक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट विल बी ज़ीरो। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई उसको स्टेबल रखना चाहता है। आरबीआई वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक। इसके काफ़ी ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज इसके बनते हैं, काफ़ी इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। नाउ हमने रेपो तो एक टूल पढ़ा, नाउ और कई भी टूल है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास कई औजार हैं। जैसे एक मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई लोहार होता है, उसे एक तलवार बनानी होती है, तो वो क्या करता है, एक छोटा हैमर, बड़ा हैमर, सारे टाइप के हैमर्स, अलग अलग टाइप के टूल्स रखता है। क्यों? क्योंकि हर एक टूल का एक बेसिक आउटकम होता है। अगर उसमें छोटा छोटा धार लाना चाह रहा है, उसे बड़े वाले हैमर से अगर उसे वो मारेगा तो दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। सेम तरीके से सीआरआर है, सीआरआर वो बड़ा हैमर है, अगर उसमें, क्योंकि इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी, अगर उसमें चेंजेस आएंगे तो इकोनॉमी में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, तो आरबीआई उसको तुरंत यूज़ नहीं करता सीआरआर को, बट रेपो को मेनली यूज़ करता है। एंड रेपो किस टाइप का है? इट इंजेक्ट्स मनी, है ना, क्योंकि रेपो क्या करता है, लोन देता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंजेक्शन बिकॉज बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, एंड इसके लिए क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड होता है। देन हमने एलएएफ में देखा था लास्ट में एसडीएफ, है ना, तो ये क्या करेगा, मनी एब्जॉर्व करेगा, बिकॉज बैंक पार्क सरप्लस विद आरबीआई, मतलब बैंकों के पास जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो आरबीआई के पास जमा करते हैं, एंड इसके लिए कोई कोलैटरल नीडेड नहीं होती, हम इसे पढ़े। एक और कंसेप्ट आता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। अगेन रेपो का उल्टा है रिवर्स रेपो, और वेरिएबल है, तो हम समझेंगे कि एक टाइप का वेरिएबल रेट है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, मतलब आरबीआई पैसे जमा कर रही है अपने पास एट अ वेरिएबल रेट, और वेरिएबल कैसे होगा, ऑक्शनिंग के थ्रू, बोली लगेगी उसके थ्रू होगा, और इसके लिए ऑफ कोर्स बोली किसकी लगी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देन एमएसएफ, इसको भी हमने पढ़ा था, ये इमरजेंसी इंजेक्शन है, रेपो रेट की तरह ही होता है पर ये इमरजेंसी में ही होता है। तो बैंक्स बोरो अबव रेपो रेट, एंड इसके लिए ऑफर सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पर आप एसएलआर के अंदर जो आपके पास सिक्योरिटीज़ है बैंकों के पास, वो आप यूज़ कर रहे हो। देन सीआरआर और एसएलआर दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं जो बैंक जमा करते हैं आरबीआई के पास। सीआरआर तो डायरेक्टली जमा करना होता है, और एसएलआर जो होता है वो अपने पास रखना होता है। ये अगेन अब्जॉर्प्शन के लिए ही है, तो इसमें ये परसेंट ऑफ नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज़ आर केप्ट विथ आरबीआई। ओके, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, याद रखिएगा, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता। दिस इज़ वेरी बेसिक्स, आई थिंक आप अगर प्री देना है तो इट इज़ वेरी बेसिक्स, आपको ये समझ में तो आ ही जाना चाहिए। देन एसएलआर पे दे अर्न इंटरेस्ट, सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। एंड देन हम लास्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े थे, इसमें बाय और सेल दोनों होता है, एंड इसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ख्याल रखिएगा कि सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं देती है, पर एसएलआर कुछ अमाउंट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,
कुछ अमाउंट ऑफ आपके एसेट्स होते हैं जो बैंकों को अलग से रखने होते हैं, दैट इज नोन एज SLR, और CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, कुछ कैश डायरेक्टली RBI के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो SLR बैंक अपने पास रखता है बट उसे लोन में नहीं देता। RBI देखता है कि SLR के रिजर्व्स कभी भी बैंक यूज ना करे, ठीक है, पर उस पर इंटरेस्ट मिलता है एंड CRR पे इंटरेस्ट। अपना जो रेपो रेट था, इस रेपो रेट को क्या RBI डायरेक्टली डिसाइड करता है? नो, बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास 2016 में RBI एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, 45ZB अमेंडमेंट हुआ था, और उसके तहत हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें जो चेयर थे वो RBI के गवर्नर थे, और इसके साथ साथ RBI के ऑफिशियल 3 होते हैं और गवर्नमेंट के नॉमिनी 3 होते हैं। पर इसको याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर चेयर नहीं करता, इट इज़ नॉट चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो कौन है? RBI गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और RBI के एक और ऑफिसर जो डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा। वो 3 लोग उस चेयर में बैठते हैं, उस मीटिंग में बैठते हैं, एंड देयर इज 3 डिफरेंट एक्सटर्नल मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड, मनोनीत होते हैं वो सरकार के द्वारा। 3 मेंबर बॉडी, टोटल कितनी मेंबर बॉडी है? कोई 12 मेंबर बॉडी नहीं है, ये सिंपल 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट? दे मीट 4 टाइम्स इन ईयर। डिसीजन कैसे करते हैं? जैसे कोई भी मीटिंग में डिसीजन होती है मेजॉरिटी वोट के थ्रू। और अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी पारदर्शिता मेंटेन करता है MPC। कैसे? पहले क्या होता था, सिर्फ RBI गवर्नर डिसाइड कर देते थे एक नंबर, एंड दैट वाज रेपो रेट। बट नाउ अपने एक मेजॉरिटी वोटिंग होती है और उसके तहत मिनट्स, जो भी अपने मीटिंग के मिनट्स बनते हैं वो पब्लिक किए जाते हैं। एंड फॉर नाउ वी हैव इन्फ्लेशन का जो टारगेट है हमारा वो 4% है। CPI है ना, पिछले क्लास में हमें पढ़ा था, CPI का परसेंटेज देखा जाता है, एंड 4% पे हम टारगेट करते हैं उसको, ±2%, मतलब 4%, अगर +2% मतलब 6% जाएगा तब भी चलेगा, और उससे 2% नीचे जाएगा तब भी चलेगा, पर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ अ टारगेटिंग दैट इज़ बीइंग डन, ठीक है। एक बैंड विड्थ दे के रखा है गया है MPC। नाउ RBI के कुछ, RBI बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें UPSC में बार बार पूछता है। उन कॉन्सेप्ट्स को हम इन कार्ड्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो RBI की एक इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी, कि RBI एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करता है, उसको हम समझेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज RBI के इनकम सोर्सेज, ठीक है। RBI के इनकम सोर्सेज, पेंशन फंड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स नहीं होंगे, ये तो PFRDA का काम है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज RBI का काम ये है ही नहीं, उससे पैसे नहीं मिलते। प्रिंटिंग करेंसी, इट इज़ वेल नोन कि RBI प्रिंट करता है करेंसी, बट RBI प्रिंट करता है करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हम इनको बोलते हैं सीनियर आश, मतलब RBI, देखिए अगर 500 रुपये का नोट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट 500 रुपये का नोट जो है, जो छाप रही है सरकार, वो हार्डली 2.5 रुपये में छपता है। मैंने एक स्टडी देखी थी, उसमें वो 2.5 रुपये में, मैंने उसमें रिपोर्ट देखी थी, उसमें 2.5 रुपये में वो नोट छप रहा था। सो बाकी पैसा जो है इट कम्स आउट एज अ सीनियर आश, मतलब वो तो सीधा उसके खाते में, भाई सरकार ने करेंसी प्रिंट कर दी, उसको सिर्फ 2.5 रुपये लगे, बाकी जो 500 माइनस 2.5 रुपये वो तो उसने बेच दिया उस नोट को 500 रुपये में, तो वो कैसे आएगा? वो सीनियर आश के रूप में। तो प्रिंटिंग करेंसी से डायरेक्टली RBI का इनकम सोर्स नहीं होता। RBI के इनकम सोर्स 2 है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट बॉन्ड के वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है ना, स्टेरलाइजेशन जो हमने पढ़ा इससे पहले, उसके थ्रू, और फॉरेक्स के ऑपरेशन, इनके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं कुछ, उसके खरीद फरोख्त के जो बीच के चार्जेस में जो चेंजेस रहते हैं, जो आपका जो रेट के चेंजेस होते हैं, उसमें जो पैसा कमाता है दैट इज नोन एज फॉरेक्स ऑपरेशंस के थ्रू वो पैसा कमाता है। दीज आर द 2 इनकम सोर्सेज ऑफ RBI मेनली। अब ये इनकम तो हो गया भैया प्रिंटिंग करेंसी से, अब आखिर RBI को मिला तो पैसा, तो कुछ पैसा जो भी RBI कमाता है वो पूरा अपने जेब में नहीं रखता,
कुछ पैसा जो होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। मतलब आरबीआई शुड पे सम अमाउंट, आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड है आरबीआई मस्ट पे सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑलवेज। दैट मैकेनिज्म इज नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। मतलब जो भी सरप्लस इकोनॉमी के पास आरबीआई के पास होगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड एंड दैट, अब वो कितना परसेंटेज है कैसे है वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बट वी दैट इज नोन एज सरप्लस ट्रांसफर। इस सरप्लस ट्रांसफर में सेक्शन 47 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। बिमल जलान कमेटी ने 2019 में इसमें कुछ रिविजन्स किए थे। आपको बहुत डिटेल में अभी प्री के लिए इसको समझने के लिए की ज़रूरत नहीं है कि क्या चेंजेस कैसे चेंजेस, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस एक्सटर्नल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के जो चेंजेस है वो बिमल जलान कमेटी के द्वारा हुए थे एंड वो इट वाज रिलेटेड। ओके, तो अगर हम लोन्स में देखेंगे तो ये तीनों बैंक लोन्स दे सकते हैं, बट लास्ट वाला पेमेंट बैंक को लेंडिंग का अलाउड नहीं है। दे कैन नॉट गिव क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दो आप देखेंगे कि पेटीएम फ़ोनपे इन सब में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रहता है, बट जनरली ये क्या करते हैं किसी एक बैंक के साथ टाई अप करते हैं, ये एक प्रोडक्ट के रूप में उसको बेचते हैं। दे डू नॉट, दे देमसेल्व्स कैन नॉट हैव क्रेडिट कार्ड्स। इसके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स अगर देखा जाए तो इसके 40% 40% 40% है, इस पे पेमेंट बैंक पे अप्लाई नहीं करते। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जो जिन क्षेत्रों को आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है दैट देयर प्रायोरिटी लाइक एग्रीकल्चर, हाउसिंग लोन्स है, कुछ ऐसी चीज़ों को उस पर आपको 40% ऑफ एडजस्टेड बैंक कैपिटल जो है, एडजस्टेड बैंक कैपिटल आपको 40% जो है वो उन चीज़ों के लिए देना होगा। बैंकों के ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बट पेमेंट बैंक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेम तरीके से कार्ड्स में हम देखेंगे, इनमें डेबिट क्रेडिट दोनों है, हमने डिस्कस किया था। दे कैन ओनली गिव क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड, पेमेंट बैंक, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि फॉरेन बैंक्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक। एक होता है ब्रांच मॉडल, होता है ब्रांच मॉडल मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ फॉरेन बैंक आउट देयर, उसका एक ब्रांच है इंडिया में, दैट इज नोन एज ब्रांच मॉडल। उसके ऑब्लिगेशंस और रेगुलेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दूसरा होता है होली ओन्ड सब्सिडरी मॉडल, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी ने या उस पर्टिकुलर बैंक ने, वो बैंक था, एग्जिस्ट कर रहा था किसी और कंट्री में, पर इंडिया में उन्होंने एक नए बैंक के रूप में या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में उसको लॉन्च किया, एक कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करके धीरे से एक बैंक के रूप में फॉर्म किया, दैट इज नोन एज होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दे आर मच मोर और लेस सिमिलर टू प्राइवेट बैंक्स। ओके, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैंक्स का, दैट इज नोन एज आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड यूसीबीस, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। उसको हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होता है ये रूरल क्रेडिट के लिए बनाया गया था। ये ओरिजिनेट जो किया गया था बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने इसे सजेस्ट किया था ना, आरआरबी एक्ट 1976 के थ्रू इसे एक्टिवेट कर दिया गया था। इसका एक बहुत ही यूनिक मॉडल ऑफ बैंकिंग होता है, इट इज़ शेयर्ड बाय 3 डिफरेंट एंटिटीज़। कैसे? इसको बनाने के इसका शेयर जो होता है 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, एंड देयर इज वन स्पॉन्सर बैंक which takes care of 35% of it. स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक SBI कैन बी अ स्पॉन्सर बैंक। इसे सुपरवाइज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, एंड बट ये सुपरवाइज तो ज़रूर किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, बट एक्चुअल रेगुलेशन जो है ये आरबीआई के हाथ में। इसके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के इसके जो नॉर्म्स है वो 75% है, ख्याल रखिएगा, उसके 40 थे, यहाँ पे 75% है। और अभी जो है आरआरबी धीरे धीरे 43 से 28 हो चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने इसको कई बार हाईलाइट भी किया है, एंड 28 आरआरबी जो है वो इट इज़ लाइक 1 स्टेट 1 आरआरबी, मतलब एक तरीके से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आरआरबी को, कि 1 स्टेट 1 आरआरबी का हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी एक चीज़ ख्याल रखिएगा, अब जो ये आपका 100% शेयर होगा ना, इसमें से 49% तक जो है अब आरआरबीज़ को मार्केट को के लिए ओपन कर सकते हैं आरआरबीज़ अपने आप को। मतलब अगर आपका 100% शेयर है तो आप 100% शेयर में से 49% जो है मार्केट में आप इसको ओपन कर सकते हैं बैंक्स को, मतलब मार्केट कैन इन्वेस्ट इनटू इट, दे कैन टेक द शेयर, बट अदर 51% जो है दैट विल स्टिल बी विथ दीज 3 पीपल।
उस 51% में से ये 3 जो है शेयर करेंगे। ज़्यादा डिटेल को ना देखते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड विद कोऑपरेटिव बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो है ये मेंबर बेस्ड ओनरशिप होती है, मेंबर बेस्ड ओनर होती है। इसमें रूरल में 3 टायर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अर्बन में 2 लेवल ही होता है इसमें, ठीक है, अर्बन में डुअल लेवल ही होता है, बस डिस्ट्रिक्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा डुअल कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव बैंक में, एक तो आरबीआई होता है और दूसरा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रहता है वो मतलब स्टेट का कंट्रोल इसमें रहता है, डुअल कंट्रोल होता है इसमें। देन अब एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का एक सिस्टम है, मतलब अगर कोई भी एनपीए बढ़ रहा है तो आरबीआई के पास एक सिस्टम है कि जल्दी से एक्शंस लेने का, एक पर्टिकुलर एसओपी टाइप का है, एक टाइप का सिस्टम उन्होंने फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। 2025 के बाद ये एक्सटेंड किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। नाउ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। पहले एसएएफ करके मैकेनिज्म था, नाउ इट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। और एक आया था कि डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिलीवर मोर एग्रीकल्चर क्रेडिट देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो नो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऑल्दो इनका जो कोऑपरेटिव बैंक्स है दे आर ओनली फॉर रूरल इंडिया, बट अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर इन्वेस्टिंग मच मोर इनटू द रूरल इंडिया देन these regional rural bank or even cooperative banks. Then we come to the universal banks and स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन कुछ को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इज पेमेंट बैंक, इसको हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ डिफरेंशियल बैंक। ये डिपॉजिट्स और पेमेंट लेता है, 2 लाख का कैपिंग है पर कस्टमर का, लेंडिंग अलाउ नहीं है, पीएसएल एप्लीकेबल नहीं है, डेबिट ओनली, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक नया कंसेप्ट आया स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका जो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफरेंशियल बैंक। इसका काम क्या होता है? क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोवर्स। अगेन इसमें भी कोई डिपॉजिट की कैपिंग नहीं है, ये यूनिवर्सल बैंक की तरह ही काम करते हैं। इसमें लेंडिंग अलाउड होती है और अभी 2025 में अपडेट हुआ है कि इनको 60% पीएसएल में देना होगा, मोर देन। और आप देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे स्कोप वाइड होता है, जैसे जैसे स्कोप वाइड होता है बैंकिंग में, उसके रेस्ट्रिक्शंस हमारे इंडिया में कम हो रहे हैं। जैसे इसका वाइडर स्कोप है, पेमेंट बैंक बहुत ही नैरो स्कोप में पेमेंट पे फोकस्ड है, स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा वाइड है और यूनिवर्सल बैंक बहुत वाइड है। ये फुल सर्विस बैंक्स होते हैं, कोई कैपिंग नहीं है, इसमें लेंडिंग भी अलाउड होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब अलाउड होता है। एंड 40% ऑफ ANBC, मतलब 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक कैपिटल जो होता है दैट हैज़ टू बी गिवन इनटू प्रायोरिटी सेक्टर, PSL के रिक्वायरमेंट होती है। और बाद में क्या होता है कि इट हैपन्स दैट सम स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन बी स्लोली कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंक, दे कैन गेट द लाइसेंस ऑफ अ यूनिवर्सल बैंक बाय RBI। जैसे अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, दैट इज द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ पेमेंट बैंक अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस वाला जो आप पैसे के जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक से, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इट इज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, established in 2018, ओनरशिप 100% बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन सारे इस पे इसी के, इसके बाद हम NBFC को पढ़ेंगे। इसमें एक अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है कि NBFCs के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, FIDC, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम क्या होगा? इसे एक SRO का स्टेटस दिया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। डोंट थिंक कि RBI ने अपना कंट्रोल दे दिया है इनको। अक्टूबर 2025 में ये हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि आप RBI इस पर कंट्रोल रखेगा, बट इसके जो रेगुलेशंस एंड ऑल दैट जो है वो FIDC को दे दिया है। मतलब सम काइंड ऑफ रेगुलेशन, सम काइंड ऑफ सजेशंस, ये सारी चीज़ों के लिए FIDC एक बॉडी बनाई गई है जो इनके इंटरेस्ट में एंड सम रेगुलेशंस के लिए इस पर बात करेगी। दैट इज ओनली दैट हैज हैपन। FIDC रेगुलेटर नहीं है, अभी भी रेगुलेटर RBI ही है, बल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये आया। देन हम डिजिटल रूपी पे थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि डिजिटल रूपी को देखते हैं। जैसे अभी जो आया अपना CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
देखिए, आप सीबीडीसी को क्रिप्टो के रूप में मत सोचिए, सबसे पहले आप समझिए सीबीडीसी इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। सीबीडीसी बल्कि आपका रुपया ही है, बेसिक रुपया आपके वॉलेट में पड़ा हुआ करेंसी वही है, बस डिजिटल फॉर्म में। दैट इज व्हाट इज सीबीडीसी। इसको वैसे ही समझिए। सो इट इज नॉट अ क्रिप्टो, ये ख्याल रखिएगा। इसके क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल करेंसी से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल भाई, इनकी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उन्होंने इसको बनाया हुआ है। इट इज़ इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये कुछ नहीं है, करेंसी है, डिजिटल फॉर्म में आरबीआई के द्वारा इशू होती है और प्राइवेट एंटिटी इशूज नहीं करती है। लीगल टेंडर है, बिल्कुल पूरा लीगल टेंडर है सीबीडीसी। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआईज बैलेंस शीट। बिल्कुल, क्यों भाई, आरबीआई गवर्नर खुद लिखता है, मैं धारक को 100 रुपये देने का अदा करता हूँ, खुद बोल रहा है कि मैं आई एम इट इज़ माई लाइबिलिटी, आई हैव टू पे इट अप। सो यह फिजिकल करेंसी की तरह एक लाइबिलिटी की तरह होता है। फिजिकल करेंसी इज ऑल्सो लाइबिलिटी। देन इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन बाय डिज़ाइन। ना भैया, बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन। कोई डिज़ाइन मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू ये सेम कैश की तरह रिस्की है। जैसे कैश को इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से, वैसे इसे इफेक्ट होता है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, जस्ट लाइक एनी मनी इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल बिकॉज इट इज़ इक्वलेंट टू करेंसी। नो, आरबीआई बैक्ड डिजिटल कैश लिखा है हमने यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। एक सिस्टम है वर्ल्ड में, स्विफ्ट सिस्टम बोलते हैं। इसके थ्रू क्या किया जाता है, वर्ल्ड भर में आपको अगर मनी का ट्रांसफर करना होता है तो देयर इज अ स्विफ्ट सिस्टम। विद डिजिटल करेंसी वी वुड नॉट रिक्वायर सीबीडीसी के थ्रू स्विफ्ट सिस्टम को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिजिटल करेंसी कैन बी प्रोग्राम्ड विद कंडीशन। ये बहुत अच्छी चीज़ है डिजिटल करेंसी के साथ। इसके थ्रू काफ़ी करप्शन रुक सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीवी राम जी या मनरेगा। उसमें काफ़ी लीकेजेस की प्रॉब्लम आती है कि लेबर लोग को पेमेंट होते नहीं हैं। अगर हम कैश के बजाय, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के बजाय अगर सीबीडीसी कर दे तो क्या होगा कि हम उसको प्रोग्राम कर देंगे कि ये पर्टिकुलर खाता धारक ही इस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। तो अगर उसके अमाउंट आ जाएगा, अगर उसने कोशिश भी की किसी और को ट्रांसफ़र करने की अदर देन उसको खर्च करने की, अगर उसने कोशिश की तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। इट इज़ प्रोग्राम्ड। और उसको एक वी कैन ऑल्सो से कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी स्पेंडिंग किया जा सकता है। ये प्रोग्रामिंग इसकी एक अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ अ फ्यूचर यूज दैट वी कैन डू इट। ओके, तो प्रोग्रामेबिलिटी इज अ की फीचर ऑफ सीबीडीसी। सीबीडीसी is same as क्रिप्टो करेंसी? नहीं भाई, मैंने बता दिया, इट इज़ नॉट क्रिप्टो एट ऑल। सीबीडीसी अर्न्स इंटरेस्ट लाइक बैंक डिपॉजिट? नो। आपका कैश अर्न करता है क्या इंटरेस्ट? नो। तो ये क्यों अर्न करेगा? इट इज़ अ डिजिटल कैश, दैट्स इट। ठीक, नाउ हम जो अपना वेरियस ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, सेटलमेंट मैकेनिज्म्स बोलते हैं उसको समझते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी दो अपने सेटलमेंट मैकेनिज्म, आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस जो है रियल टाइम होता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ये इंस्टेंट सेटलमेंट का मैकेनिज्म होता है। और एनईएफटी क्या होता है? डिफर्ड होता है। ये क्या होता है? थोड़े टाइम फ्रेम के बाद इसे पेमेंट सेटलमेंट किया जाता है। इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख का होता है, इसकी कैपिंग 2 लाख की होती है। इसमें कोई मिनिमम अपर अमाउंट नहीं है। दोनों का ऑपरेटिंग आवर्स जो है 24/7 है। दोनों ऑपरेटिंग आवर्स 24/7 है, पर एक इंस्टेंट है, एक टाइम फ्रेम में होता है। इनवर्ड चार्ज, रिसीविंग में कोई चार्ज नहीं होता भाई। आपको कोई मनी ट्रांसफर करे तो आपको 0 चार्जेस लगेंगे। बट अगर आउटवर्ड चार्ज जो है सेंडिंग द मनी में, आरबीआई ने इसके लिए स्लैब बनाया हुआ है और इसके लिए एनईएफटी के लिए अभी तो फ्री चल रहा है एनईएफटी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। इससे पीवाईक्यूज भी आते हैं। ये 24/7 वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको देखा गया था 2025 में। इनवर्ड चार्जेस वाला भी हमने देखा था, एंड देन आउटवर्ड चार्जेस जो है वेव्ड हो गए। ये करंट से उस टाइम करंट का भी बन सकता है। लेकिन लास्ट हमारा यूपीआई का सिस्टम है। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज़ वेरी मच एविडेंट, आप इसको पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं इसे जल्दी से एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं। यूपीआई लाइट क्या होता है? स्मॉल एवरीडे पेमेंट्स के लिए होता है। इसमें 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन, वॉलेट बैलेंस 5000 रुपये, लॉन्च इन 2022। बेसिकली यूपीआई लाइट है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है, उसके बावजूद आप जल्दी से, कोई पिन नहीं नीडेड है, आपको पिन नीडेड नहीं है, तुरंत वो पेमेंट हो जाएगी।
दैट इज क्योंकि पिन लगती है हर बार, तो छोटे पेमेंट्स के लिए यूपीआई लाइट निकला है। फीचर्ड फोन्स के लिए जो कीपैड फोन्स होते हैं उसके लिए 1 2 3, आप कीपैड के थ्रू 1 2 3 ऐसे याद कर लीजिए। फीचर फोन यूजर्स के लिए ये होता है, इसमें कोई स्मार्टफोन इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, ये एक USSD कोड उसके थ्रू ये चलता है, USSD के थ्रू चलता है, सेम पर ट्रांजैक्शन, लॉन्च इन 2022, ये सब चीज़ें। यूपीआई इंटरनेशनल कौन सी कंट्रीज़ जो है वो यूपीआई को एक्सेप्ट करती हैं, ऑल दीज फैक्ट्स हैं, इसको आप करंट से और अपडेट कर सकते हैं। देन यूपीआई वन वर्ल्ड, फॉरेन टूरिस्ट के लिए उनको एक प्रीपेड वॉलेट भी दिया जा सकता है, जिससे कि वो दिया जाता है जिसके थ्रू वो यूपीआई पेमेंट कर सके। यूपीआई सर्कल, अब आप फैमिली के थ्रू एक सर्कल बना सकते हैं अपने, मतलब बच्चों को, अपने माता पिता को, उसके लिए तो एक सर्कल बना दिया कि आप ही के अकाउंट से वो पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज यूपीआई सर्कल। ऑल दीज अदर फैक्ट्स जो हैं यू कैन टेक केयर ऑफ इट। Now this ends the session 2. We'll meet again for session 3. कुछ